बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 2 हमारी कलाकृतियों को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 2, हमारी कलाकृतियां। ये एक लेख है। आइए इस लेख को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में यानी अंतर्राष्ट्रीय पूरे संसार में भारत एक अलग पहचान हमारी रखता है। जहां एक और भारत में अनेक विभिन्नताएं, अनेक अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, वहीं कला के रंगों में भी गहराई भी है। ध्यान से देखा जाए तो हमारी संस्कृति एक विशाल यानी एक बड़ी कलात्मक वट वृक्ष है, यानी वट यानी बरगद के वृक्ष के समान है। इसकी हर डाली यानी एक एक इसकी जो शाखा है, हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक है, खुशबू से भरी गंध है। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे देश के गर्व को, हमारे गौरव को और बढ़ाता है। साथ ही नई पीढ़ी में इससे जुड़ना कला को अमृत हो, यानी कला कभी मरने नहीं देंगे। नई पीढ़ी अगर जुड़ती जाएगी तो वो हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। अतः ये कहा गया है कि अमृत वो प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। सब चाहते हैं ड्राइंग करना। अपनी इस कलाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। कौन? मनुष्य। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम यानी पुराने चिन्ह गुफाओं में चित्रित हैं। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। आइए भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारियों को प्राप्त करते हैं। पहली इसमें आती है थंगल कलाकृतियां। कौन सी? थंगल। थंगल कलाकृतियां आध्यात्मिक सोच का साकार और सुंदर रूप है। इसका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई है। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगल के नाम से किया। क्या रखा गया? थंगल कला। इस शैली के चित्र गहरे भावना का रहस्य लेकर बनाए जाते हैं, सवारे जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रवाद शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। थंगल कलाकृतियां। इन चित्रों के दर्शन मात्र यानी देखने से ही सांसारिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन, मंडल और उपदेश, ये 5 इनके भाग हैं। थंगल चित्रों की बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को विशेष स्थान दिया जाता है। इन्हें सफेद कपड़े पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों के भी विशेष महत्व होते हैं। सफेद श्वेत यानी सफेद जो है शांति के लिए, सुनहरा नए जीवन के लिए, आनंद और निर्वाण का क्या होता है? प्रतीक यानी द्योतक होता है। लाल रंग प्यार और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा यानी दोनों का होता है। तो काला रंग क्रोध, गुस्से के लिए, पीला रंग अनुकंपा और हरा रंग चेतना और बोध का प्रतीक होता है। रंग योजना के कारण ही ये चित्र भावनाओं का साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं, यानी ये आर्टिफिशियल रंग नहीं होते, नेचुरल रंग होते हैं। थंगक थंगक शैली से बनी कलाकृतियां आस्था, त्याग,
समर्पण और प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का भी रूप मानी जाती है। तमिलनाडु भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। कौन सा? असाधारण कला के लिए। इस कला शैली से बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता यानी आसानी से देखे जा सकते हैं। भित्ति के अलावा तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु यानी एक छोटी चित्र शैली भी प्रचलित है। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत यानी तंजावुर जगह में मराठों के शासन था। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा उनमें थी। इस काल में तंजावुर शैली का भरपूर विकास हुआ यानी बहुत ये तंजावुर शैली आगे बढ़ी। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। कटहल जो होता है उसकी लकड़ी से बनता है। मूल फलक पर गोंद के गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल यानी प्लेन बनाया जाता है। पूरा चित्र उकेर देने के बाद में जिन जगहों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जादुई की जाती है। रत्नों के किनारों पर सोने के वर्क को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाव का पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश के द्वारा कलाकृति को पूरा भी किया जाता है। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं यानी पुरानी कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवीनतम कृष्ण यानी नए जो कृष्ण है, मक्खन के लिए बाल कृष्ण की जो छवि है वो, और राम राज्याभिषेक यानी जब राम का राज्याभिषेक हुआ था उसके चित्र जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों पर भी चित्र बनने लग गए हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियां बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, बहुमूल्य होती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासी लोग रहते हैं। इन आदिवासियों के द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला के नाम से जाना जाता है। वर्ली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी, बहुत पुरानी है। पुरातत्वों का मानना है कि यह कला 10वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय हुई, लोगों में पसंद आने लगी। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेजी सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को हमेशा प्रोत्साहन दिया यानी सभी ने इसको आगे बढ़ावा ही दिया। वर्ली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। शादियों में इन्हें शुभ शगुन के रूप में माना जाता है। इसके बिना शादी की परंपरा, शादी की जो रस्में हैं वो अधूरी मानी जाती हैं। इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण, अमृतों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर ही बनाती हैं। इन कलाकृतियों में सीधी रेखा कभी भी नजर नहीं आती, यानी इसमें सीधी लाइन हमें कभी भी दिखाई नहीं देगी, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे ताशे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर, मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंग दिया जाता है।
सामाजिक अवसरों पर, यानी जब कोई अवसर होते हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, उनके अलावा दिवाली, होली के मौके उन उत्सवों, त्योहारों पर भी घर की दीवारों पर ये बनाए जाते हैं, चौक बनाए जाते हैं। यह सारे त्योहार खेतों की कटाई के समय आते हैं, इसीलिए इस समय कला में भी ताजे चावल के आटे का प्रयोग होता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी-छोटी तीलियों से ही किया जाता है। 2 चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक-एक चित्र अलग-अलग घटनाओं को दिखाता है, यानी दर्शाता है। वर्ली कलाकृतियों का सफर घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवारों से शुरू होकर आज की डेट, यानी आज की तारीख में कैनवास तक आ पहुंचा है। इस लोकप्रिय इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट में जो छापा होता है वो साड़ियों में, चादरों में आदि दिखाई देता है, और धागे की कढ़ाई के रूप में भी ये अब किया जाने लगा। क्या? वर्ली कला। अब अगला है मधुबनी। मधुबनी लोक कला बिहार क्षेत्र की है। मधुबन का अर्थ है माधुर्य वन, यानी शहर का उद्यान। राधा कृष्ण की से मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से है। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचनाशैली इस कलात्मक आंचल में मुजफ्फरनगर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले में है। मधुबनी की कलाकृतियां तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्र के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई को लपेटकर तुलिका को भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी और सुगापंखी यानी हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। काला रंग जलाकर ज्वार को जलाकर तैयार किया जाता है, या फिर दिए की कालिख को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध से मिलाकर तैयार किया जाता है। पलाश या फिर टेसू के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल रंग और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को स्थायी और समझदार बनाने के लिए इन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। किसके दूध में घोला जाता है? बकरी के दूध में। मानव और देवी देवताओं के चित्रों के प्राकृतिक विषय, आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान मिला है। तोते, कछुए, मछलियां, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषय हैं। भारतीय पौराणिक अवतारों की झलक इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित भी किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और शादी के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा के ये नमूने हैं। इसके अलावा ऐसी शैलियां विभिन्न अंचलों यानी विभिन्न विभागों में भी प्रचलित है। हजारों लाखों लोक लोक कला धर्मियों ने वंशानुसार यानी वंश के हिसाब से अपनी जीवन कला को समर्पित किया है। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कला जीवंत है। क्या है? कला जीवंत है, यानी जीवित है आज के समय।
तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।